सबसे पहले आप सभी बच्चों को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं मेरे सभी भाई दोस्त सभी अच्छे होंगे। और प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम लोग एक नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं जो कि स्टेटमेंट से ही रिलेटेड है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमने पिछली क्लासेस में सिलोजिज्म पढ़ा था, फिर उसके बाद हमने क्लॉक भी पढ़ा, फिर हमने कोडेड इक्वेशंस भी पढ़ा, फिर लेटर सीरीज़ भी हमने पढ़ा। और आज एक बेहतरीन सा चैप्टर जिसका नाम है स्टेटमेंट एंड अजप्शंस शुरू करने वाले हैं। स्टेटमेंट का मतलब कथन, एंड अजप्शंस कथन और पूर्व धारणाएँ। ये जो लॉजिकल चैप्टर्स है ये स्टेटमेंट से रिलेटेड चैप्टर है। और मैं आपको बता दूं, यहाँ पर हम आपको कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ाने वाले हैं, तो आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा। हमने पिछले कुछ दिनों पहले आप सभी को सिलोजिज्म पढ़ाया था, जो कि कथन और निष्कर्ष जिसमें था, जिसमें स्टेटमेंट और कंक्लूजन था, वो हमने आपको पढ़ाया था। स्टेटमेंट कंक्लूजन एक दूसरा चैप्टर होता है, सिलोजिज्म में एक स्टेटमेंट कंक्लूजन होता है। और यहाँ पर हम क्या करते हैं, जैसे हम कोई काल्पनिक बातें करते हैं, हम कहते हैं कि सभी के सभी जो शेर हैं वो क्या हैं, बिल्ली हैं, सभी के सभी जो बिल्लियाँ हैं वो कुत्ते हैं, सभी के सभी लड़के जो हैं लड़कियाँ हैं, कुछ लड़के लड़कियाँ हैं। हालांकि ये काल्पनिक कथन है, एक काल्पनिक स्टेटमेंट है, लेकिन यहाँ पर हम किसी को कुछ भी बना सकते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से अगर हम स्टेटमेंट कंक्लूजन की बात करते हैं तो एक रियल लाइफ पर बेस्ड होता है और एक रियल लाइफ पर बेस्ड होता है। जो सिलोजिज्म में स्टेटमेंट कंक्लूजन होता है वो रियल लाइफ पर बेस्ड होता है, लेकिन जो हम स्टेटमेंट कंक्लूजन पढ़ते हैं, कथन और निष्कर्ष पढ़ते हैं, वो रियल लाइफ पर बेस्ड होता है। तो दो प्रकार के स्टेटमेंट कंक्लूजन होते हैं, एक रियल लाइफ पर बेस्ड, एक रियल लाइफ पर बेस्ड होता है। ठीक है, तो आपको मैं बता दूं, जितने भी स्टेटमेंट से रिलेटेड चैप्टर्स हैं, चाहे वो स्टेटमेंट्स के जितने भी चैप्टर्स हैं, जैसे आपके स्टेटमेंट, जैसे आज की क्लास में हम लोग अजप्शंस पढ़ने वाले हैं, स्टेटमेंट एंड अजप्शंस पढ़ेंगे। दूसरा चैप्टर हम पढ़ेंगे आर्गूमेंट, आर्गूमेंट तीसरा पढ़ेंगे स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन, कोर्स ऑफ एक्शन, ये हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे कॉज एंड इफेक्ट, कॉज एंड इफेक्ट, पर जरूरी नहीं कि यही क्रम होगा। ठीक है, कॉज एंड इफेक्ट, रीज़न, रीज़न एंड असर्शन, रीज़न एंड असर्शन, रीज़न एंड असर्शन। ठीक है, 1 2 3 4 5 दो और हैं। एक है आपका डिसीज़न मेकिंग, डिसीज़न मेकिंग, निर्णय लेने की क्षमता। ठीक है, डिसीज़न मेकिंग, और कंक्लूज़न जिसकी हम बात कर रहे थे, स्टेटमेंट एंड कंक्लूज़न। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितने चैप्टर हैं भाई, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 चैप्टर आप देख सकते हैं जो कि स्टेटमेंट से रिलेटेड हैं। जो कि किससे रिलेटेड हैं? स्टेटमेंट से रिलेटेड हैं। ठीक है, ये सारे के सारे जो चैप्टर हैं वो कि स्टेटमेंट से रिलेटेड हैं। आप इस चीज़ को भली भांति देख सकते हैं। ठीक है, और इन सभी चैप्टर को हम बहुत ही डिटेल में पढ़ने वाले हैं। फिलहाल हम आज की क्लास में आपको अजप्शंस पढ़ाने वाले हैं, पूर्वानुमान या पूर्व धारणाएँ आपको हम पढ़ाने वाले हैं। किसी भी स्टेटमेंट से हम कैसे चेक कर सकते हैं कि कौन सी पूर्व धारणा आपकी सही है, कौन सी पूर्व धारणा आपकी गलत है। जैसे पूर्व धारणा का मतलब मैं आपको बताऊं, अजप्शंस का मतलब होता है अनुमान लगाना या पॉसिबिलिटीज़ होती है या एज्यूम करना होता है। कोई हम आपको कथन देंगे और आपको बताना होगा कि हमारे कथन से जो कोई हमारा पूर्वानुमान होगा, जो कुछ भी हमारा पूर्व धारणा होगी, है ना, जो कुछ भी हम अजप्शंस करेंगे, जो कुछ भी हम पूर्वानुमान करेंगे या अनुमान लगाएंगे, वो उस कथन के द्वारा, कथन में जो कुछ भी बातें कही होती है, क्या उस कथन से संभव है, हमें ये बताना होता है। जैसे मैं आपको समझाना चाहता हूँ, जैसे ये सारे के सारे स्टेटमेंट आपने नोट कर लिया। आइए तो मैं आपको बता दूं, जैसे मैं आपको बता दूं, ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग। अजप्शंस का मतलब क्या होता है, कौन से अजप्शंस आपके सही होते हैं। मैं आपको बता दूं कौन से अजप्शंस आपके सही होते हैं, आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा। तो हटाते हैं इसको, फिर आपको बताते हैं। अजप्शंस की जब हम बात करते हैं तो अजप्शंस मतलब अनुमान लगाना, है ना, एज्यूम करना। एज्यूम वर्ड से ही बना है आपका एजप्शन। ठीक है, किस वर्ड से बना है? एज्यूम वर्ड से बना है। जैसे आप लोग देखिएगा, हम लोग एजप्शंस पढ़ने जा रहे हैं, ASSUMPTION, एजप्शंस यानी पूर्व धारणा, पूर्व धारणा, पूर्व धारणा या पूर्व धारणाएं, ये हम पढ़ने वाले हैं। और यहाँ पर क्या होता है, हम एज्यूम करते हैं। एज्यूम माने क्या होता है? अनुमान लगाना। क्या होता है? अनुमान लगाना, अनुमान लगाना, अनुमान लगाना या एज्यूम करना। ठीक है, या हम कह सकते हैं पॉसिबिलिटी,
पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी का मतलब क्या होता है? संभावना। क्या होता है? संभावना। ठीक है, संभावना। मतलब यहाँ पर हम स्टेटमेंट से एज्यूम करते हैं कि कौन सा एजप्शंस, कौन सा स्टेटमेंट से एजप्शंस आपका सही है, कौन सा एजप्शन आपका गलत है, या आपकी पॉसिबिलिटीज़ से चेक करते हैं कि इस स्टेटमेंट से क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। कहने का मतलब है कि किसी भी स्टेटमेंट से जो हमारी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं वो कुछ भी हो सकती हैं। जो कुछ भी हमारी पॉसिबिलिटीज़ होंगी, सारी की सारी जो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं वो सही होती हैं। अगर हम आपसे कहते हैं कि जो हमारे हाथ में ये जो घड़ी है ना वो किस कंपनी का है, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मेरे हाथ में जो घड़ी है किस कंपनी का है? अगर हम आपको ना दिखाएं और केवल आपसे पूछते हैं कि हमारे हाथ में जो घड़ी है वो किस कंपनी का है, तो कोई कहेगा सोनाटा का है, तो कोई अलग अलग प्रकार के जो भी ब्रांड हैं उसके नाम आप ले सकते हैं, या जो भी आपके घड़ी या वॉच आपको पता है किस किस कंपनी के होते हैं आप उस कंपनी के नाम ले सकते हैं। तो जो कुछ भी आप पॉसिबिलिटीज़ करेंगे वो सही होने की संभावना है, पॉसिबिलिटीज़ है, क्योंकि आपने तो देखा ही नहीं किस प्रकार की घड़ी है, या जो हमारे हाथ में मार्कर है ये किस कंपनी का है, क्या आप बता सकते हैं? तो जब तक आप नहीं देखे हैं आप कुछ भी पॉसिबिलिटीज़ लगा सकते हैं। आप कह सकते हैं अलग अलग प्रकार के जो कंपनी के जो मार्कर होते हैं उनके नाम आप बता सकते हैं, और सही होने की जो पॉसिबिलिटीज़ है सभी के सभी आप जो भी नाम बताने वाले हैं सब सही हो जाएगा। पॉसिबिलिटीज़ में सारी चीज़ें सही होती हैं, इस चीज़ को याद रखिएगा। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि स्टेटमेंट एजप्शंस क्या होता है। बेसिकली मैं आपको समझाना चाहता हूं, कुछ भी स्टेटमेंट दिया जाए, जैसे मैंने कहा कि अगर आप एग्ज़ाम देकर आते हैं और आपके घर वाले आपसे पूछते हैं कि रिजल्ट क्या रहेगा, पास हो जाओगे या फेल हो जाओगे, अगर आप कहते हैं कि पास हो जाऊंगा, हाँ, अगर आप कहते हैं कि पास हो जाऊंगा या आप कहते हैं फेल हो जाऊंगा, तो ये दोनों की दोनों बातें क्या हैं? गलत हैं। क्योंकि एग्ज़ाम का जब तक रिजल्ट नहीं आता है, दोनों की दोनों बातें क्या हैं? गलत हैं। क्यों गलत हैं? क्योंकि यहाँ पर आपने कहा कि मैं पास हो जाऊंगा या फेल हो जाऊंगा, ये दोनों की दोनों बातें गलत हैं। लेकिन अगर आप कहते हैं कि पास होने की संभावना है, ठीक है, ये सही हो जाएगा। अगर आप कहते हैं फेल होने की संभावना है तो ये भी सही हो जाएगा। संभावना में दोनों की दोनों बातें क्या हो जाएंगी? सही हो जाएंगी। लेकिन 100% आप नहीं कह सकते कि हम पास हो जाएंगे या फेल हो जाएंगे। तो 100% कहेंगे तो गलत होगा। अगर कहेंगे कि हमारे पास होने की संभावना है, हमारे फेल होने की संभावना है, तो ये बातें क्या हो जाएंगी? सही हो जाएंगी। ठीक है, तो समझ पा रहे हैं इस चीज़ को? तो अभी मैं आपको बताना चाहता हूं कि कौन सी पॉसिबिलिटीज़ आपकी गलत होती हैं, कौन सी संभावना आपके सही होते हैं, कौन से गलत होते हैं। जैसे मैंने आपको ये बताया कि कोई भी स्टेटमेंट होगा, उस स्टेटमेंट से जो कुछ भी आप एज्यूम करेंगे, जो कुछ भी आपकी पूर्व अवधारणाएँ होंगी, जो कुछ भी आपकी पूर्व धारणाएँ होंगी, सारी की सारी सही होती हैं। सिर्फ 2 ऐसे आपके जो एजप्शंस हैं वो गलत माने जाते हैं। कौन कौन से एजप्शंस? तो जो आपके एजप्शंस आपके स्टेटमेंट का विरोध करेंगे, ठीक है, जो एजप्शंस आपके स्टेटमेंट का विरोध करेंगे, अगेंस्ट होंगे आपके स्टेटमेंट के, जो आपके स्टेटमेंट के अगेंस्ट होंगे या आपके स्टेटमेंट का विरोध करेंगे, ठीक है, या आप बोल सकते हैं इलॉजिकल भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये 2 बातें आप याद रखिएगा। अगर आपके स्टेटमेंट का जो भी आपके एजप्शंस होंगे अगर विरोध करेंगे, ठीक है, आपके स्टेटमेंट्स का जो भी आपके स्टेटमेंट से अगर आपके जो भी एजप्शंस होंगे वो विरोध करेंगे उसका, तो वो जो एजप्शंस होते हैं वो गलत माने जाते हैं, या आपके एजप्शंस जो होंगे वो इलॉजिकल नहीं होना चाहिए। स्टेटमेंट पे बात कुछ और चल रही है और आप एजप्शंस कुछ और निकाल रहे हैं, इसको बोलते हैं इलॉजिकल बातें करना। जैसे अगर मैं आपसे कहता हूँ, जैसे हमारे साथ बहुत सारे हमारे दोस्त बैठे हुए हैं और हमने उनसे पूछ लिया कि यार क्रिकेट, जो हम लोग क्रिकेट खेलते हैं तो मुझे तो क्रिकेट बहुत ज़्यादा पसंद है, तुम लोगों को क्रिकेट पसंद है कि नहीं? तो आपको जवाब देना है सिर्फ क्रिकेट से रिलेटेड कि आपको क्रिकेट खेलना पसंद नहीं है या है। ठीक है, अब आप कह रहे हो कि मुझे कोई और खेल खेलना पसंद है, जैसे आप लूडो कह सकते हैं, या मोबाइल गेमिंग आपको पसंद है, या आपको कार ड्राइव करना पसंद है, तो आप कुछ भी कह सकते हैं। अगर हम आपको क्रिकेट से रिलेटेड बातें अगर आपसे पूछ रहे हैं और आप बात कुछ और कर रहे हैं तो इसको बोलते हैं इलॉजिकल। कथन कुछ और दे रहा हूँ, बात कुछ और आप कह रहे हैं, कुछ और दे रहे हैं उसका जवाब, तो ये इलॉजिकल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जो स्टेटमेंट्स वाले जितने भी चैप्टर्स हैं ये सभी के सभी चैप्टर आपकी थिंकिंग पावर को इंप्रूव करते हैं, आपकी पर्सनालिटी को डेवलप करते हैं। स्टेटमेंट के जितने भी चैप्टर्स हैं वो आपकी पर्सनालिटी को डेवलप करेंगे, आपकी थिंकिंग पावर को डेवलप करेंगे, आपकी सोचने समझने की क्षमता जो है उसको इंप्रूव करेंगे। किसी भी समाज में अगर हम रहते हैं या तर्क देते हैं या एजप्शंस लगाते हैं या कंक्लूजन देते हैं, निष्कर्ष देते हैं, तो वो जो निष्कर्ष होते हैं ना वो आपकी थिंकिंग पर बेस्ड होते हैं। आपकी थिंकिंग पावर जितनी अच्छी होगी, आपकी सोचने समझने की जो क्षमता है वो जितनी अच्छी होगी, आप उतने ही अच्छे आर्गूमेंट कर पाएंगे,
आप उतने ही अच्छे कंक्लूजन दे पाएंगे, आप उतने ही अच्छा स्पीकर बन पाएंगे। तो कहने का मतलब है कि स्टेटमेंट चैप्टर से आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं, ठीक है। कहा जाए अगर रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में कोडिंग, डिकोडिंग, पेयर फॉर्मेशन, लेटर सीरीज, रैंकिंग, ब्लड रिलेशंस, क्लॉक, ठीक है, कैलेंडर, ये जितने भी चैप्टर्स हैं रीजनिंग तो हैं ये। लेकिन अगर मेन रीजनिंग की बात करें तो असली रीजनिंग यही है। स्टेटमेंट्स के जितने भी चैप्टर्स हैं वास्तव में रीजनिंग तो ये है, ठीक है। यहाँ पर हम सीखते हैं रीजनिंग में है क्या, ठीक है। बहुत कुछ है रीजनिंग में सीखने को, अगर सीखा जाए तो बाकी सभी सब्जेक्ट से ये बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। लेकिन आपने क्लैड की रीजनिंग तो पढ़ी नहीं। जिस बार आप क्लैड की रीजनिंग पढ़ लोगे, कैट की रीजनिंग पढ़ लोगे, ठीक है, तब आपको समझ में आएगा कि रीजनिंग में है क्या। रीजनिंग में सीखने के लिए तो बहुत कुछ है, ठीक है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर हम लोग 6-7 चैप्टर्स जो भी है, 6 to 7 चैप्टर्स, हम सारे चैप्टर्स को पढ़ने वाले हैं। और ये इतने बेहतरीन चैप्टर्स हैं, यहाँ पर इतना मज़ा आने वाला है। यहाँ पर आपके थिंकिंग पावर को हम डेवलप करेंगे, कैसे इंप्रूव करेंगे आप इस चीज़ को देख पाएंगे, ठीक है। तो मैं आपको सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि स्टेटमेंट और एजम्पशंस में हमें 2 बातें याद रखनी होगी। जो हमारे एजम्पशंस होंगे, जो हमारे पूर्वधारणाएं होंगी, वो हम स्टेटमेंट के अगेंस्ट बात नहीं करेंगे। हमारे एजम्पशंस अगर स्टेटमेंट के अगेंस्ट होंगे तो वो एजम्पशंस गलत होगा, या जो हमारा एजम्पशंस है वो स्टेटमेंट से इलॉजिकल ना हो, इलॉजिकल बातें ना करता हो, तो वो अगर करेगा तो वो एजम्पशंस गलत माना जाएगा। तो 2 ही प्रकार के एजम्पशंस होते हैं जो कि गलत माने जाते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एजम्पशंस। फर्स्ट, जो हमारे स्टेटमेंट का विरोध ना करे या इलॉजिकल ना हो। इनको छोड़ के सारे के सारे जो एजम्पशंस होते हैं वो क्या होते हैं, सही होते हैं। दूसरी बात, आपको यहाँ पर नेगेटिव नहीं सोचना है, ठीक है। स्टेटमेंट अगर आपका पॉजिटिव है तो आपके जो पूर्वानुमान हैं, आपके जो एजम्पशंस हैं, वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए। एजम्पशंस जो हैं आपके नेगेटिव नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब है अगर आपका स्टेटमेंट पॉजिटिव है, तो यहाँ पर जो आपके एजम्पशंस हैं नेगेटिव नहीं होना चाहिए। मतलब स्टेटमेंट का आपको साथ देना है, स्टेटमेंट का विरोध नहीं करना है। स्टेटमेंट में मैं मानता हूँ कि रियल लाइफ में देखा जाए, प्रैक्टिकली देखा जाए इन सारी चीज़ों को, तो स्टेटमेंट में जो कुछ भी लिखा रहेगा हम उसको मानेंगे। हम अपने दिमाग, अपने माइंड से अलग तर्क नहीं लगाएंगे कि यार ऐसे नहीं ऐसे होगा, ठीक है। जो कुछ भी स्टेटमेंट पे लिखा रहेगा हम उसको मानते हुए यहाँ पर एजम्पशंस चेक करने वाले हैं कि एजम्पशन सही है या गलत। अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव बात करता है तो आपको नेगेटिव बातें नहीं करनी है। आप जानते हैं कि इस लाइफ में, आप सभी की लाइफ में 3 प्रकार के पर्सन से आपकी वेट होती है। पहला जो पर्सन होता है जो कि हमेशा पॉजिटिव रहता है, पॉजिटिव बातें करता है, ये पहले टाइप का व्यक्ति हो गया। दूसरे टाइप का जो व्यक्ति होता है वो हमेशा नेगेटिव होता है। आप पॉजिटिव होंगे, हमेशा पॉजिटिव बातें करेंगे, वो हमेशा नेगेटिव बातें करेगा, ठीक है। तीसरा जो होता है जिसको ना ही वो पॉजिटिव बातें करता है ना ही नेगेटिव बातें करता है, उसका किसी से मतलब ही नहीं होता है, मतलब वो बिल्कुल शून्य होता है। तो 3 प्रकार के लोग होते हैं आपकी लाइफ में, आप देखे होंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब आपको स्टेटमेंट का विरोध नहीं करना है, आपको स्टेटमेंट से इलॉजिकल नहीं होना है। इसके बाद जो भी आपकी पॉसिबिलिटीज़ होगी वो स्टेटमेंट से रिलेटेड होना चाहिए। यानी कि स्टेटमेंट पे जो कुछ भी बातें चल रही होती हैं वो आपके एजम्पशंस में भी होना चाहिए, दिखना चाहिए, तभी वो सही माना जाएगा, ठीक है। तो आपने देखा यहाँ पर कि 2 टाइप के एजम्पशंस हमेशा गलत माने जाते हैं, जो इलॉजिकल होते हैं, जो आपकी कथन का विरोध करते हों, ठीक है। जो आपके कथन का विरोध करेंगे वो गलत माने जाएंगे। तो केवल 2 रूल याद रखेंगे, आपके एजम्पशंस सारे के सारे एजम्पशंस सही हो जाएंगे। और यही मात्र रूल है। इन्हीं रूल्स को फॉलो करते हुए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आइए देर ना करते हुए हम क्वेश्चन की तरफ आपको लेकर चलते हैं और आपको समझाते हैं कि कैसे हम स्टेटमेंट से एजम्पशंस को चेक करते हैं। तो आप सभी लोग क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। आप सभी बच्चे, यहाँ पर आपके सामने कथन है ना, कथन एक ही है और आपके सामने ऑप्शंस देख सकते हैं। यहाँ पर 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है केवल पहला अंतर्निहित है, दूसरा ऑप्शन है केवल दूसरा अंतर्निहित है, सी वाला ऑप्शन है पहला और दूसरा दोनों अंतर्निहित है, डी है न तो पहला और ना ही दूसरा अंतर्निहित है। कहने का मतलब है यदि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कथन आपका केवल एक है और आपके सामने पूर्व धारणाएं जिसको एजम्पशन कहते हैं ये आपके सामने देख सकते हैं 2 हैं। आपके कथन 1 होंगे, एजम्पशंस 2 होंगे। अगर पहला एजम्पशंस, पहला जो पूर्व धारणा है सही होगा तो आंसर देंगे केवल पहला अंतर्निहित है। अगर आपका दूसरा जो पूर्व धारणाएं हैं अगर ये सही होगा तो हम आंसर देंगे केवल दूसरा अंतर्निहित है। अगर दोनों सही होंगे तो हम बोलेंगे पहला और दूसरा दोनों अंतर्निहित है। अंतर्निहित का मतलब होता है इम्प्लिसिट। वल्ली फर्स्ट इज इम्प्लिसिट, वल्ली सेकेंड इज इम्प्लिसिट। इम्प्लिसिट का मतलब होता है अंतर्निहित या फॉलो, है ना। कहेंगे केवल पहला फॉलो करता है मतलब पहला सही है, केवल दूसरा अंतर्निहित है मतलब दूसरा सही है। तीसरा देख सकते हैं पहला और दूसरा दोनों अंतर्निहित है, बोथ इज इम्प्लिसिट, दोनों के दोनों सही हैं। तो हम यहाँ पर आंसर देंगे ऑप्शन सी,
डी। अगर दोनों के दोनों जो ये पूर्व धारणाएं हैं अगर गलत होंगी तो आंसर देंगे ना तो पहला ना तो दूसरा अंतर्निहित है, नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड इज इम्प्लिसिट। ओके, तो देखिए ध्यान से हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लोग कथन को ध्यान से पढ़ेंगे और समझेंगे, ठीक है, कि कथन में जो कुछ भी बातें कही गई हैं क्या है उनका मतलब। तो देखिए यहाँ पर लिखा है कि एक कार सड़क से हट गई थी। एक कार जा रही थी सड़क से, वो हट गई। हटने का मतलब है, आप देखें, और एक पेड़ से जाकर टकरा गई, है ना। सड़क अच्छी नहीं थी, चालक काफ़ी कुशल था। और ये स्टेटमेंट में लिखा है कि सड़क अच्छी नहीं थी, और क्या है कि वो सड़क अच्छी जब नहीं थी, कार जब सड़क से जा रही थी वो सड़क से हट गई और पेड़ में जाकर टकरा गई। इसके बाद चालक काफ़ी कुशल था, उसने पिछले 15 सालों से कार को चलाया था। यहाँ पर स्टेटमेंट को मैंने पढ़ा और मुझे समझ में क्या आया कि भाई रास्ते से कार जाती है और वो कार जो है रास्ते से हट गई और जाके पेड़ से टकरा गई। जो ड्राइवर था, जो चालक था, वो काफ़ी कुशल था, वेल एक्सपीरियंस्ड था, वेल स्किल्ड था। यानी कि इतना कुशल होने के बावजूद भी कार जाके पेड़ से टकराई क्यों, सड़क से हटी क्यों, आप इन सारी चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। और जाकर जब वो पेड़ से टकराई, और इसमें चालक के बारे में जानकारी दी जा रही है कि चालक काफ़ी कुशल था और जो चालक था उसके पास 15 सालों का अनुभव था। तो यहाँ पर ये सारी बातें हमें बता रही हैं, पॉजिटिव बातें बता रही हैं चालक के बारे में। इसका मतलब चालक के बारे में आपको निगेटिव बातें नहीं करनी है, क्योंकि चालक के बारे में बताया जा रहा है चालक काफ़ी कुशल था और उसने 15 सालों से कार को चलाया था। तो यहाँ पर कार के बारे में पॉजिटिविटी दी जा रही है ना। तो यहाँ पर चालक के बारे में अगर आप नेगेटिव बातें करेंगे तो गलत माना जाएगा। आप पढ़िए एजप्शंस क्या दिया जा रहा है, चालक के कारण दुर्घटना हुई। तो ये बातें अगर आप एजप्शंस में दे रहे हैं कि चालक के कारण दुर्घटना हुई हो तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये आपके एजप्शंस गलत होंगे, क्योंकि यहाँ पर स्टेटमेंट में बताया जा रहा है कि जो चालक था वो काफ़ी कुशल था, उसके पास 15 साल का अनुभव था। तो ये पॉजिटिव बातें हैं कि यार उसके पास 15 सालों का अनुभव था और काफ़ी अच्छा चलाता था, ड्राइव करता था, और उसके बावजूद भी कह रहे हैं कि चालक के कारण ही दुर्घटना हुई है। तो आप नेगेटिव बातें कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि पहले नंबर का जो एजप्शन है आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं दूसरे नंबर के एजप्शंस पे। दूसरे नंबर के एजप्शंस में लिखा है कार में यांत्रिक खराबी थी। अब यांत्रिक खराबी का मतलब ये है कि कार की बात हो रही है तो उससे रिलेटेड ही बात कर रहे हैं। अब मुझे बताओ कि यहाँ पर कथन में लिखा है कि एक कार सड़क से हट गई और एक पेड़ से जाकर टकरा गई, सड़क अच्छी नहीं थी। अब सड़क जब अच्छी नहीं होगी तो जाहिर सी बात है कि यांत्रिक प्रॉब्लम आ सकती है। अगर सड़क खराब होगा तो अगर हम कार से या किसी भी यांत्रिक साधन से हम अगर जाएंगे तो संभावना है कि हमारे जो यांत्रिक चीज़ें हैं वो खराब हो सकती हैं, जो कार में यांत्रिक प्रॉब्लम आ सकती है ना। तो ये बातें हमारे कथन के सापेक्ष है, कथन के फेवर में है, और आप इस चीज़ को कह सकते हैं कि यार ये दूसरे नंबर का जो पूर्व धारणा है ये सही है। तो आंसर क्या देंगे हम लोग, कार में यांत्रिक खराबी थी, ये सही हो जाएगा। तो पहला आपकी जो पहली पूर्व धारणाएं हैं गलत है, दूसरी सही है। तो आंसर देंगे केवल दूसरा अंतर्निहित है, वनली सेकेंड इज इम्प्लिसिट। क्या हो जाएगा, वनली सेकेंड इज इम्प्लिसिट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कह सकते हैं कार में यांत्रिक खराबी थी, तो हम आंसर देंगे केवल दूसरा अंतर्निहित है। इस बात को समझ लीजिए, हो सकता है कि आगे चल के हम इसको हटा दें। पहला सही होगा तो केवल पहला अंतर्निहित है, दूसरा सही होगा तो बोलेंगे केवल दूसरा अंतर्निहित है, दोनों सही होगा तो बोलेंगे पहला और दूसरा दोनों अंतर्निहित है, दोनों गलत होगा तो बोलेंगे ना तो पहला ना ही दूसरा अंतर्निहित है। ठीक है, इतनी बातें समझ में आई आपको। एक क्वेश्चन और लेते हैं, देखिएगा आप लोग। अब आपके सामने दूसरे नंबर का क्वेश्चन है कि स्टेटमेंट है सरकार ने देश के सभी सूखा प्रभावित क्षेत्रों के लिए अतिरिक्त काम के बदले अनाज कार्यक्रम की हाल में घोषणा की है। ये है आपकी स्टेटमेंट। अजप्शंस दिया जा रहा है कि इन कार्यक्रमों को चलाने के लिए सरकार के पास पर्याप्त निधि है। क्या ये एजप्शन सही है? दूसरे नंबर का एजप्शन देखते, हो सकता है इन कार्यक्रमों के कारण जो प्रभावित प्रभावित लोग हैं उनको दिन में कम से कम एक बार खाना मिल जाए। यानी कि ये जो एजप्शंस आपके सामने दिए जा रहे हैं आपको बताने हैं कि क्या इस स्टेटमेंट से ये दो एजप्शंस निकाले जा सकते हैं, ये दो एजप्शंस आपके बनाए जा सकते हैं। तो क्या ये दो एजप्शंस आपके सही हैं, आपको बताने हैं। तो आप सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर अपने मन में सोचिए कि इसका आंसर क्या होगा। सरकार ने देश के सभी सूखा प्रभावित क्षेत्रों के लिए अतिरिक्त काम के बदले अनाज कार्यक्रम की हाल में घोषणा की है। जैसे कुछ ऐसे एरियाज होंगे, कुछ ऐसी जगह होंगे जहां पे सूखा पड़ गया होगा, तो सरकार ने सोचा होगा कि चलो जहां पे सूखा पड़ा है वहां पे जो भी लोग काम काज करने वाले होते हैं उनको काम के बदले, अतिरिक्त काम के बदले हम उनको अनाज प्रोवाइड करेंगे, उनको खाने के लिए कुछ देंगे। तो यहाँ पर इससे क्या है, एजप्शंस लोग लगा रहे हैं। एजप्शंस क्या निकल रहे हैं कि इन कार्यक्रमों को चलाने के लिए सरकार के पास पर्याप्त फंड होगा। भाई ये बातें आपको क्या लग रही हैं? ये बातें बिल्कुल सही हैं। सरकार के पास पर्याप्त फंड होगा तभी ये योजना लेकर आई
और सरकार ने कहा कि चलो एक योजना लाते हैं जिससे जो भी सूखा जगह जहाँ जहाँ भी सूखा पड़ा होगा उन लोगों को हम अतिरिक्त काम के बदले उन लोगों को अनाज हम सप्लाई करेंगे। तो कहने का मतलब है सरकार के पास फंड होगा तभी तो ये योजना लेकर आएगी, जब फंड नहीं होगा तो कैसे योजना ला सकती है ना। तो इसका मतलब पहले नंबर का जो एजप्शन है आपका सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पहले नंबर का एजप्शन सही हो जाएगा। दूसरे नंबर के एजप्शंस की बात करते हैं तो हो सकता है कि इन कार्यक्रमों के कारण प्रभावित लोगों को दिन में कम से कम एक बार खाना मिल जाए। ये भी बातें क्या हैं? सही हैं, क्योंकि सरकार सोच रही होगी कि हो सकता है अगर हम ये योजना चलाते हैं तो कम से कम दिन में इससे जो लोग प्रभावित हैं सूखा से, कम से कम उनको दिन में एक बार तो खाना मिल जाएगा। तो ये भी बातें हमारे हिसाब से सही है, ठीक है। तो ये दूसरे नंबर का एजप्शंस भी सही है। तो कहने का मतलब स्टेटमेंट से ही हम सारी चीज़ों को सोचेंगे, देखेंगे और आंसर देंगे। तो यहाँ पर स्टेटमेंट से ये दोनों के दोनों कंक्लूजन बनाए जा सकते हैं, स्टेटमेंट से एजप्शंस निकाले जा सकते हैं। तो कहने का मतलब दोनों के दोनों जो आपके एजप्शंस हैं वो सही हो जाएंगे। तो आंसर क्या देंगे? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों के दोनों आपके एजप्शंस सही हैं। तो हम आंसर देंगे पहला और दूसरा, दोनों अंतर्निहित है, या दोनों बोथ फॉलो या बोथ इज इम्प्लिसिट, या पहला और दूसरा दोनों अंतर्निहित है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो हम इस क्वेश्चन का आंसर देंगे ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्या देंगे आंसर? ऑप्शन सी इज करेक्ट। समझ में आया आप सभी को? तो ऐसे हम करते हैं क्वेश्चन को, स्टेटमेंट एजप्शंस के क्वेश्चंस को। तो आपको समझ में आया होगा कि हम कैसे स्टेटमेंट एजप्शंस के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मात्र 2 रूल याद रखिएगा, हमें स्टेटमेंट से अपोजिट नहीं जाना, अगेंस्ट नहीं जाना है, ना ही हमें इलॉजिकल बातें करनी है। इसके अलावा सारे के सारे एजप्शंस आपके सही होते हैं, लेकिन एजप्शंस आपके स्टेटमेंट के फेवर में होना चाहिए, स्टेटमेंट से रिलेटेड होना चाहिए। आप स्टेटमेंट से आपको अलग नहीं जाना है, स्टेटमेंट से रिलेटेड होगा तो वो सारे के सारे एजप्शंस सही होंगे। मात्र 2 गलत होंगे, इलॉजिकल और जो अगेंस्ट होंगे आपके स्टेटमेंट के। तो ऐसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप सभी बच्चों को ये स्टेटमेंट एजप्शंस के क्वेश्चन समझ में आए होंगे। स्टेटमेंट एजप्शंस के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। वीडियो को ज़्यादा लंबे ना करते हुए आज के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप सभी बच्चों को दिल से बहुत सारा प्यार, लव यू ऑल। जाते जाते आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।